चल ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल डायमेंशन एनालिसिस कर लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज ड्रैग एंड लिफ्ट। दैट इज ड्रैग एंड लिफ्ट। ठीक है, ड्रैग एंड लिफ्ट। ठीक है, ड्रैग एंड लिफ्ट समझते हैं सब क्या है बेसिकली। व्हाट इज ड्रैग? ड्रैग ड्रैग का मतलब क्या होता है, पढ़ा हमने पीछे, पहले भी हमने पढ़ा। ड्रैग फोर्स निकालते हैं हम। व्हाट इज ड्रैग फोर्स? हम पीछे पढ़ते आए, ड्रैग फोर्स निकाला हमने 2-3 चैप्टर्स में। एक दो चैप्टर हमने पढ़ा शेयर स्ट्रेस इनटू एरिया करके हम ड्रैग फोर्स निकालते थे। बट व्हाट इज बेसिकली ड्रैग फोर्स है क्या? अगर हमें किसी को समझाना हो व्हाट इज ड्रैग फोर्स। जब जब आपका वाटर, जब हम देखा हमने, जब रेजिस्टेंस के कारण जो फोर्स डेवलप हो, बेसिकली लेट्स सपोज जैसे हम बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ रहे थे, हमने क्या, वाटर में वाटर आपका मूव कर रहा था, हमने प्लेट रख दी। तो वाटर जब प्लेट के ऊपर से मूव करेगा, वाटर जब प्लेट के ऊपर से मूव करेगा, तो बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, वो वाटर क्या करेगा, वो कोशिश करेगा प्लेट को अपने साथ लेके जाए, प्लेट को अपने साथ लेके जाए। तो वो जो फोर्स डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट, द फोर्स दैट इज डेवलप, उसे हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स, उसे हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, ये हो क्यों नहीं है? हो क्यों नहीं? बिकॉज ऑफ एडहेजन, बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन, या बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन जो फोर्स डेवलप हो रही है, दैट इज योर ड्रैग फोर्स, दैट इज योर ड्रैग फोर्स। ठीक है, तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, दैट इज, जैसे हमारे दो चीजें, दो मीडियम हमारे पास वाटर है और हमारे पास प्लेट है। तो इन दोनों में से आइदर ऑफ देम शुड बी इन मोशन, आइदर ऑफ देम शुड बी इन मोशन। ठीक है ना, अगर वाटर भी स्टेशनरी है और प्लेट भी स्टेशनरी है तो ड्रैग फोर्स डेवलप नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही स्टेशनरी है, दोनों ही मूव नहीं कर रहे हैं। तो दैट मींस उस केस में ना तो कोई नो स्लिप कंडीशन डेवलप होगी, ना तो कोई ड्रैग फोर्स डेवलप होगी। तो दैट मींस योर मेन रिक्वायरमेंट, आपकी जो मेजर रिक्वायरमेंट है किसके लिए, ड्रैग फोर्स के लिए, दैट इज आपकी वाटर या ऑब्जेक्ट, कोई भी एक चीज मोशन में होनी चाहिए। या तो वाटर आपका किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से मूव करना चाहिए, तभी ड्रैग फोर्स डेवलप होगी, या फिर ऑब्जेक्ट आपका वाटर के अंदर मूव करना चाहिए, तभी आपकी ड्रैग फोर्स डेवलप होगी, तभी आपकी ड्रैग फोर्स डेवलप होगी। ठीक है, क्लियर है? ड्रैग फोर्स समझे सारे? ठीक है, नेक्स्ट आती है लिफ्ट फोर्स। नेक्स्ट आती है लिफ्ट फोर्स। ठीक है, अब व्हाट इज दिस लिफ्ट फोर्स? नेक्स्ट आती है लिफ्ट फोर्स। ठीक है, लिफ्ट फोर्स की बात करें। लिफ्ट फोर्स क्या है बेसिकली आपकी? व्हाट इज लिफ्ट फोर्स? अब इसमें भी सेम चीज, अगर आप किसी बॉडी को, लेट सपोज हम तो प्लेट को हम स्ट्रेट मूव करें, अगर प्लेट को हम इंक्लाइंड मूव करें, प्लेट को हम इंक्लाइंड मूव करें वाटर के अंदर, उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? आपकी क्या होगी? लिफ्ट फोर्स डेवलप होगी। जैसे बेसिकली आपने कभी मतलब प्लेन में अगर देखा हो, जो इसके विंग्स होते हैं पीछे, मतलब जो इसके विंग्स होते हैं, ठीक है, उसमें पीछे मूवेबल पार्ट्स लगे होते हैं, मूवेबल पार्ट्स लगे होते हैं। जब वो टेक ऑफ करने लगता है तो पीछे से उसको अपना एक्सटेंड कर देता है, ताकि नीचे से एयर रेजिस्टेंस ज्यादा मिले, मतलब एयर की वजह से उसको पुश मिले ऊपर की तरफ। और जब वो लैंड करने लगता है, वो फिर से अपने वो जो विंग्स के पीछे मतलब एक्सटेंडेड पार्ट होता है, उसको फिर एक्सटेंड कर देता है, ताकि जब वो नीचे आए, जब वो प्लेन नीचे आए, तो उसको विंड से रेजिस्टेंस मिले और उसका जो डाउनवर्ड मोशन है, जो डाउनवर्ड मोशन है वो स्मूथ हो जाए, डाउनवर्ड मोशन है वो स्मूथ हो जाए। राइट, क्लियर? एक चीज क्लियर है? जैसे जैसे मैं बताऊं, लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज ये आपका कोई, लेट्स सपोज ये वाटर, इस साइड से आपका कोई स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रही है। ठीक है, आपने क्या, यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेट रख दी है, आपने ये इंक्लाइंड प्लेट रख दी है, हम इस सेक्शन ले रहे हैं, राइट। तो जब वाटर यहां से मूव करेगा, जब वाटर इधर मूव करेगा, ठीक है, तो क्या ये वाटर इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, पुश करेगा ऊपर की तरफ इसको? अरे आपका, हाँ लॉजिकल सी बात है, वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ इसको पुश करेगा। दैट मींस जब ये ऊपर की जो पुश है, दैट इज योर लिफ्ट फोर्स, दैट इज योर लिफ्ट
फोर्स। वहीं अगर इस प्लेट को ध्यान से देखना, वहीं अगर मैं इस प्लेट को वहीं अगर इस प्लेट को मैं बिल्कुल स्ट्रेट रख दूं, वहीं अगर इस प्लेट को मैं स्ट्रेट रख दूं, क्या अब इस केस में इसके ऊपर लिफ्ट फोर्स लगेगी? क्या अब ये वाटर इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा या नीचे की तरफ पुश करेगा? नो हाँ, सर। नहीं No. करेगा बिल्कुल। बिकॉज इसका जो एक्सिस है इट इज पैरेलल टू द मोशन ऑफ द वाटर। ठीक है, इट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ योर मूवमेंट ऑफ योर वाटर। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, क्योंकि इस केस में जो इसका एक्सिस है, इसका जो एक्सिस है आपकी जो बॉडी का, दिस एक्सिस is parallel to the motion of water, is parallel to the direction of water। तो इस केस में इसको लिफ्ट ये नहीं करेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है, अगर आपने प्लेन में कभी उसके विंग्स को देखा होगा, प्लेन्स में कभी उसके विंग्स को देखा होगा, तो उसमें पीछे एक्सटेंडेड पार्ट्स होते हैं। जब वो टेक ऑफ या लैंड करता है वो उस पार्ट्स को निकाल देता है, ताकि आपका जो आपकी जो एयर है वो उसके नीचे क्या आ जाए, एयर से उसको क्या मिले, रेजिस्टेंस मिले। टेक ऑफ के टाइम उसको असिस्टेंस मिलती है ऊपर जाने के लिए, और लैंड करते टाइम उसको नीचे रेजिस्टेंस मिलती है, ताकि वो डाउनवर्ड ताकि वो डाउनवर्ड इजीली आ सके। उसको आपको लैंड करते उसको ज्यादा रेजिस्टेंस मिले। ये अभी क्लास के बाद देखना, नेट पे थोड़ा सा देखना इसके बारे में, फोटोज वगैरह देखना, आपको समझ आ जाएगा। उसके एक्सटेंडेड पार्ट्स होते हैं उसके किसमें, विंग्स के ऊपर। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स जनरल आइडिया हो गया। ड्रैग फोर्स क्या है, लिफ्ट फोर्स क्या है? यस सर। ड्रैग फोर्स क्या है, लिफ्ट फोर्स क्या है? ठीक है, चलो अब देखते हैं उसको थोड़ा सा। ठीक है, चलो लेट्स सपोज हमारी ये हम लेते हैं मूविंग वाटर एंड स्टेशनरी बॉडी। ठीक है, हम स्टडी करते हैं आपका मूविंग वाटर है और बॉडी के स्टेशनरी है। ठीक है, लेट्स सपोज देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर। ठीक है, देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर अप्रोचिंग अ बॉडी ऑफ एनी जनरल शेप। ठीक है ना, हम कोई पर्टिकुलर शेप नहीं ले रहे, हम कोई भी एक, लेट्स सपोज ये ले लो एक जनरल शेप। ठीक है, कोई भी एक जनरल शेप की बॉडी ले लो, कोई भी एक जनरल शेप की बॉडी ले लो। ठीक है, कोई भी एक जनरल शेप की बॉडी ले लो। इसके ऊपर लेट्स सपोज आपके जो वाटर है इट इज मूविंग एंड दिस बॉडी इज स्टेशनरी। ठीक है, हमने कोई एक जनरल शेप की बॉडी ले ली। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा एरिया ले लो आप। लेट्स सपोज दिस स्मॉल एरिया हमने ले लिया DA। ठीक है, हमने ले लिया DA। ठीक है, अब इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? इस स्मॉल एरिया पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? सबसे पहले तो एक्ट करेगी आपकी प्रेशर फोर्स। जो फोर्स एक्ट करेगी दैट इज योर pressure force perpendicular to the body at an angle of, let's suppose अब ये this angle is theta, let's suppose this angle is theta, क्योंकि ये inclined है। तो let's suppose your pressure force is acting perpendicular to the body making an angle of theta with horizontal, making an angle theta with the horizontal। ठीक है, एक तो लग रही है प्रेशर फोर्स, तो प्रेशर फोर्स कितनी आ जाएगी? प्रेशर फोर्स किसके बराबर होगी? प्रेशर इनटू एरिया, सिग्मा इनटू ES। ये क्या है भाई? प्रेशर इनटू एरिया आ जाएगा ना, प्रेशर फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया है P डॉट D। ठीक है, एक फोर्स आ जाएगी ये। दूसरी फोर्स लगेगी जब ये वाटर जो स्ट्रीम ऑफ वाटर व्हेन इट विल मूव ओवर द बॉडी,
तो इस फोर्स के इस बॉडी के ऊपर क्या लगेगी? आपकी शेयर फोर्स लगेगी। जब वाटर आपका मूव करेगा, जब वाटर आपको बॉडी के ऊपर से मूव करेगा, तो अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, अलोंग द सरफेस ऑफ बॉडी एक फोर्स लगेगी जिसे हम बोलेंगे शेयर फोर्स, बट इट विल एक्ट अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो लेट्स सपोज ये लग रही है आपकी अलोंग द सरफेस ऑफ द बॉडी, फोर्स विच इज एक्टिंग वो आ गई आपकी शेयर फोर्स, वो आ गई आपकी शेयर फोर्स। और शेयर फोर्स को किससे नोट करते हैं? टाउ से। तो शेयर फोर्स इज इक्वल टू टाउ डॉट dA, फोर्स इनटू एरिया, फोर्स इनटू एरिया, राइट। तो दैट मींस आपका P dA आ गया आपका, दिस इज योर प्रेशर फोर्स, this is your pressure force, and tau dot dA is your shear force या tangential force, shear force। ठीक है, तो ये आ गई। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो आपकी प्रेशर फोर्स है, जो प्रेशर फोर्स है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। that means this force it is making an angle theta with the horizontal, right? clear edges, right। तो जो आपकी प्रेशर फोर्स है वो बॉडी के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगी? जो प्रेशर फोर्स है वो बॉडी के साथ कितने डिग्री का एंगल बन 90 डिग्री का, एग्जैक्टली। दैट मींस दिस एंगल is 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो आपकी जो शेयर फोर्स है, ध्यान सुनना, जो शेयर फोर्स है वो आपकी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। कितना? 45। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखो, चेक करो जरा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कितना। शेयर फोर्स आपके हॉरिजॉन्टल के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90 माइनस थीटा, बिल्कुल 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि ये क्या आ गया? दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको लेट्स सपोज ले लो एक्स एक्स, इसका टोटल एंगल होगा 180 डिग्री। तो दैट मींस लेट्स सपोज इसको अगर मैं x ले लूं, तो दैट मींस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा। तो 180 माइनस 90 कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो दैट मींस जो आपका shear स्ट्रेस है, जो आपकी shear फोर्स है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। दैट मींस दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो दैट मींस अब आपकी जो दिस बॉडी, जो आपकी ये बॉडी है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक आ गई प्रेशर फोर्स और दूसरी आ गई शेयर फोर्स। एक आ गई प्रेशर फोर्स एंड अदर इज शेयर फोर्स। प्रेशर फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड शेयर फोर्स इज मेकिंग एन एंगल 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ड्रैग फोर्स कौन सी होगी? जो इस बॉडी को कहां पे? इन एक्स एक्सिस मूव कराएगी। ये वो फोर्स जो इसको इस डायरेक्शन में मूव करेगी, दैट विल बी योर ड्रैग फोर्स, दिस विल बी योर ड्रैग फोर्स। और लिफ्ट फोर्स कौन सी होगी? जो इस बॉडी को वर्टिकली मूव करेगी। अब लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स होगी दैट विल बी लिफ्ट फोर्स, ठीक है। ड्रैग फोर्स होगी जो इस बॉडी को along the motion of water, जो इस बॉडी को मूव कराएगी, दैट इज योर ड्रैग फोर्स। और वो फोर्स जो इस बॉडी को in perpendicular direction to the motion of water, इस डायरेक्शन में जो मूव कराएगी, दैट विल बी योर लिफ्ट फोर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमारे पास दो फोर्सेस हैं, both these forces are inclined forces, दोनों क्या है? inclined है। तो दैट मींस these forces can be split into two parts, इन दोनों फोर्सेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आ गया आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। एक आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आ गया वर्टिकल
कंपोनेंट, राइट? क्लियर है चीज? तो दैट मींस पहले हम प्रेशर फोर्स को लेते हैं, ठीक है? इट इज एन इंक्लाइंड फोर्स, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बना आपका, एक कंपोनेंट बन गया ये वाला जो अलोंग एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक ये वाला क्या बनेगा, किसके बराबर होगा ये जो ये है, ये कंपोनेंट है इसका, एक कंपोनेंट बना ये, this is one component and other is हाँ क्या बना, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? एक आ गया ये कंपोनेंट, p डॉट d sin थीटा। हाँ ये वाला कंपोनेंट बना आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो क्या बनेगा आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट p डॉट डी ए कॉस थीटा, बिल्कुल सही। और जो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है दैट इज p डॉट डी ए साइन थीटा, p डॉट डी ए साइन थीटा, ठीक है? जो थीटा के साथ है वो कॉस, और जो थीटा के साथ नहीं है दैट इज योर साइन। तो यहां से एक चीज नोट करो, जो p डी ए कॉस थीटा है वो क्या कर रहा है, बॉडी को अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ मोशन मूव कर रहा है। तो दैट मीन दिस विल ऐड टू दिस कंपोनेंट विल ऐड टू योर ड्रैग फोर्स। और जो ये कंपोनेंट है पी डी ए साइन थीटा, ये कर रहा है बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन मूव कर रहा है, दैट मीन दिस विल ऐड टू योर लिफ्ट फोर्स, विल ऐड टू योर लिफ्ट फोर्स, ठीक है? ऐसे ही हम जो आपका शियर फोर्स है, इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? इसको मैं अगर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं, ठीक है, ये बनेंगे इसके दो कंपोनेंट्स, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो जो ये x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये कितना होगा, टाउ डी ए कॉस 90 माइनस थीटा, एंड दिस कंपोनेंट कितना होगा जो ऊपर की तरफ जा रहा है, टाउ डॉट डी ए साइन 90 माइनस थीटा, क्लियर है चीज? मतलब अब हमने क्या किया, हमने शियर फोर्स को भी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहाँ पे भी जो टाउ डी ए है, ध्यान से देखना, जो आपका टाउ डी ए कॉस 90 माइनस थीटा, ये किस में ऐड होगा, ये क्या दे रहा है आपको, ये क्या दे रहा है, ड्रैग फोर्स, एंड जो ये आपका टाउ डी ए 90 माइनस थीटा है, दिस इज गिविंग मी योर लिफ्ट फोर्स, राइट? क्योंकि वर्टिकल मोशन वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है? तो दैट मींस मैं जो मेरी ड्रैग फोर्स है, उसको मैं ऐसे लिखता हूं, ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, ठीक है? एनी कोई भी बॉडी, किसी भी शेप की बॉडी के ऊपर जो ड्रैग फोर्स लग रही है, दैट इज इक्वल टू एफ डी ए इज इक्वल टू, एक आ गया आपका P डॉट डी ए कॉस थीटा प्लस टाउ डॉट डी ए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा यार, साइन थीटा, ठीक है? टाउ डॉट डी ए साइन थीटा, ठीक है? क्लियर ये चीज, ठीक है? तो ये क्या आ गया, दिस इज द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल एरिया DA। दिस इज द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल एरिया DA। तो अगर हमें टोटल बॉडी के ऊपर निकालना हो,
अगर हमें पूरी बॉडी के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सी बात है, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर टोटल एरिया, ठीक है। तो दिस इज द ड्रैग फोर्स, दिस इज द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल एरिया dA ऑन जो छोटा सा आपने एरिया का जो कंपोनेंट लिया है। तो अगर हमें टोटल ड्रैग फोर्स निकालनी हो, टोटल ड्रैग फोर्स FD is equal to integration over total area of P dot dA cos theta plus integration over total area of tau dA sin theta, ठीक है। और वहीं में अगर लिफ्ट फोर्स की बात करूं, अगर मैं लिफ्ट फोर्स की बात करूं, लिफ्ट फोर्स ये किसके बराबर होगी, ये किसके बराबर होगी, एक कंपोनेंट P dA sin थीटा, ये आ गया एक कंपोनेंट, दिस इज लिफ्ट फोर्स, एंड एक tau dA sin 90 माइनस थीटा, ये आ गया एक और लिफ्ट फोर्स। तो ये लिफ्ट फोर्स FL इज इक्वल टू, एक आ गया आपका PDA sin थीटा प्लस tau dA sin 90 माइनस थीटा, ठीक है। PDA डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, ठीक है, इसको नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो ये आ गया आपका, दिस इंप्लाइज योर लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू माइनस PDA sin थीटा प्लस tau dA sin 90 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा। तो अगर आपको टोटल लिफ्ट फोर्स निकालनी हो, सेम क्या करोगे, इसको टोटल लिफ्ट फोर्स निकालने क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सी बात है। लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर टोटल एरिया ऑफ PDA sin थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tau dA cos थीटा, tau dA of tau dA cos थीटा, ठीक है। These are the expression for your drag force and lift force, ठीक है। ये आ गया ड्रैग फोर्स, लिफ्ट फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब करते हैं इसका एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका एनालिसिस ऑफ ड्रैग फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ ड्रैग फोर्स, ठीक है। अगर मैं ड्रैग फोर्स का एक्सप्रेशन लिखूं, वो कुछ इस तरीके से, ड्रैग फोर्स इंटीग्रेशन ओवर टोटल एरिया ऑफ P डॉट dA cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन ओवर टोटल एरिया ऑफ tau dA sin थीटा, ठीक है। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर अ टोटल ड्रैग फोर्स, इसका मतलब इसके अंदर ड्रैग फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, ठीक है ना। ड्रैग फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक आ गया ये कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट, एक आ गया सेकंड कंपोनेंट, एक आ गया फर्स्ट कंपोनेंट, दूसरा आ गया सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कंपोनेंट को देखो ध्यान से, यहाँ पे जो ड्रैग फोर्स लग रही है, वो किस फोर्स की वजह से लग रही है, किसकी वजह से लग रही है, प्रेशर फोर्स की वजह से, प्रेशर की वजह से। इसीलिए हम इसे बोलते हैं, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रेशर ड्रैग, और इसे हम बोलते हैं फॉर्म ड्रैग, ठीक है। ये फॉर्म ड्रैग क्यों बोलते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम, आगे मैं बताऊंगा आपको ये फॉर्म ड्रैग क्यों बोलते हैं, प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग। और जो दूसरी फोर्स है, जो दूसरा कंपोनेंट है ड्रैग फोर्स का, वो किस वजह से लग रहा है, किस शेयर फोर्स की वजह से। और शेयर फोर्स क्यों, उस शेयर स्ट्रेस से आपका ड्रैग क्यों डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंस की वजह से, बिल्कुल फ्रिक्शन की वजह से। अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्मूथ हो,
अगर आपकी बहुत ज्यादा स्मूथ हो तो आपकी ये फ्रिक्शन क्या होता है कि कम हो जाएगी, ठीक है ना, बट फिर भी ड्रैग फोर्स लगेगी, बट योर फ्रिक्शन विल रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज this is your skin friction, this is your skin friction ड्रैग। इसका मतलब ड्रैग फोर्स के दो कंपोनेंट्स हो गए। इसका मतलब मेरी जो टोटल ड्रैग फोर्स है, दैट मींस योर टोटल ड्रैग फोर्स, टोटल ड्रैग force is equal to pressure or form drag plus skin friction drag प्लस स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, ठीक है ना। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी पे दो टाइप के ड्रैग फोर्स एक्ट कर सकते हैं, दो टाइप के ड्रैग एक्ट कर सकते हैं। एक आ गया प्रेशर या फॉर्म ड्रैग। फॉर्म मतलब उसकी फॉर्म के, उसकी शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है जो ड्रैग ना, उसे हम बोलते हैं फॉर्म ड्रैग, जो उसकी शेप के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा आ गया स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, मतलब फ्रिक्शन के कारण जो ड्रैग फोर्स बन रही है, फ्रिक्शन के कारण जो ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है, उसे हम बोलेंगे स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, उसे हम बोलेंगे स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, ठीक है। तो इसका मतलब इस चीज का ध्यान रखना कि इन दोनों में से हमेशा हमेशा कोई ना कोई एक ड्रैग किसी भी बॉडी पे एक्ट हमेशा करता है, हमेशा एक्ट करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ड्रैग फोर्स किसी भी बॉडी पे, ड्रैग फोर्स आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इस चीज का ध्यान रखना। ड्रैग फोर्स कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ड्रैग फोर्स कैन नेवर बी जीरो, ड्रैग फोर्स कभी भी जीरो। अगर आपका प्रेशर ड्रैग जीरो है तो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग एक्ट करेगा, अगर स्किन फ्रिक्शन ड्रैग जीरो है तो प्रेशर या फॉर्म ड्रैग एक्ट करेगा। कहने का मतलब है इन दोनों में से कोई ना कोई एक ड्रैग फोर्स किसी भी बॉडी पे जरूर एक्ट कर रहा होगा। हो सकता है दोनों ही एक्ट कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता दोनों ही एक्ट कर रहे हैं, कि जनरल शेप ले लो कि दोनों एक्ट कर रहे हैं, बट कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई ना कोई ड्रैग एट एनी मोमेंट किसी भी बॉडी पे जरूर एक्ट कर रहा होगा, जरूर एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। वो भी स्टडी करते हैं, अभी पढ़ते हैं हम, ठीक है। दो टाइप के हम बॉडीज देखेंगे। जनरल तो हमने देख ली, जनरल शेप तो हमने देख ली, तो उसके ऊपर तो दोनों एक्ट कर रही हैं। अब हम करेंगे, अब हम दो केस लेते हैं, दो एक्सट्रीम केस लेते हैं, जनरल के एक्सट्रीम केस आते हैं दोनों, वो चेक करेंगे, उसके ऊपर देखते हैं हमारा कौन सा फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका ब्लफ बॉडीज एंड स्ट्रीमलाइन बॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ब्लफ बॉडीज एंड स्ट्रीमलाइन बॉडीज, ठीक है। पहले बात करते हैं हम स्ट्रीमलाइन बॉडीज की। स्ट्रीमलाइंड बॉडीज, व्हाट आर स्ट्रीमलाइन बॉडीज, बता सकते हैं मेरे को स्ट्रीमलाइन बॉडीज कौन सी होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडीज कौन सी होती हैं? लेट्स सपोज this is a stream of water, this is a stream of water moving in horizontal direction, ठीक है। अब स्ट्रीमलाइन बॉडीज वो होगी जिनकी शेप किसकी जैसी होगी, जो स्ट्रीम जो मूव कर रही है उसकी जैसी होगी। स्ट्रीमलाइन बॉडीज होगी मतलब पतली बॉडीज, मतलब जो आपकी पतली बॉडीज है, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे आपका फोन है यार, जैसे आपका फोन है, दिस इज योर मोबाइल फोन। लेट्स सपोज ये आपका फोन है, ये आगे स्क्रीन और ये आगे बटन्स, ठीक है। आजकल तो टच वाले फोन आ गए हैं सारे, ठीक है, बटन तो दिखते नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सपोज दिस इज द बॉडी। अगर मैं इसको इंक्लाइन करके, ठीक है, दिस इज माय फ्रंट व्यू, दिस इज माय एलिवेशन। अगर इस फोन को अगर मैं इस तरीके से लेटा के इसको मैं इस स्ट्रीम में रख दूं, अगर मैं इसको लेटा के इस स्ट्रीम में रखूं, तो ये क्या बन गई? दिस विल बिकम अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, दिस विल बिकम अ, ठीक है ना, दिस विल बिकम अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। मैंने फोन को क्या लेटा के रख दिया है, दिस विल बिकम अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। तो इसका मतलब अब जो इसके ऊपर से आपकी जो स्ट्रीम, जब वाटर ट्रेवल करेगा, वो ट्रेवल करेगा कुछ
इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है ना। जो वाटर है वो इसके ऊपर से ऐसे मूव कर जाएगा, ये इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। और जो लेयर इसके कांटेक्ट में आएगी, और जो लेयर इसके कांटेक्ट में आएगी, ये लेयर है जो, सॉरी मैं इसको एक मिनट, ठीक है, ये इस तरीके से मूव करेगी वाटर इसके ऊपर से, और जो लेयर इसके कांटेक्ट में आएगी उसको मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, ठीक है ना। वहां पे क्या बनेगी आपकी, नो स्लिप कंडीशन बनेगी, ठीक है, उसको थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। अब प्रेशर फोर्स कैसे एक्ट कर रही होगी इसके ऊपर, फोन के ऊपर, प्रेशर फोर्स वो कैसे एक्ट करेगी। प्रेशर फोर्स तो आपको पता है हमेशा कैसे होगी, परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर, चाहे ऊपर से ड्रॉ कर लो चाहे नीचे से ड्रॉ करोगे, वो तो ऐसे ही एक्ट करेगी। दिस इज योर P डॉट dA, दिस इज प्रेशर फोर्स, which makes, ध्यान से सुनना, which makes an angle of 90 degree, 90 डिग्री, ध्यान से सुनना, किसके साथ, with the motion of the stream, with the direction of motion of the stream। ध्यान रखना, ये जो एंगल जो मैं थीटा ड्रॉ कर रहा हूं, दिस एंगल थीटा, दिस इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ध्यान रखना, थीटा इट इज द angle made by the pressure force with the direction of motion of stream, जो पीछे से स्ट्रीम आ रही है, मोशन स्ट्रीम आ रही है, उसके साथ जो एंगल बना रहा है प्रेशर फोर्स, दैट इज योर थीटा। उसके साथ जो एंगल बन रहा है आपकी फोर्स का, दैट इज योर थीटा, दैट इज योर 90 डिग्री। दैट मींस हमारा थीटा किसके बराबर हो गया, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जरा ड्रैग फोर्स देखो किसके बराबर है, FD इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर टोटल एरिया P डॉट dA cos 90 degree plus integration over total area tau dot dA sin 90 degree, राइट। अब cos 90 किसके बराबर होगा, cos 90 किसके बराबर है, 0 cos 90 0, तो दैट मींस ये कंपोनेंट हो गया 0, दैट मींस दिस कंपोनेंट इज 0, ठीक है ना। और टाउ और sin 90 तो हो गया 1, sin 90 हो गया 1, तो दैट मींस इस केस में जो आपकी ड्रैग फोर्स है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एरिया टाउ डॉट dA sin 90 डिग्री, ये क्या आ गया, ये कौन सी फ्रिक्शन है, ये कौन सा कंपोनेंट है, second friction drag स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, ओनली स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, that means for streamlined bodies, total drag force is equal to skin friction drag only, ठीक है ना। तो मतलब स्ट्रीमलाइन बॉडीज पे आपका फॉर्म ड्रैग क्या हो जाता है, जीरो। फॉर्म ड्रैग क्या होता है, जीरो। बेसिकली है क्या, फॉर्म ड्रैग मतलब प्रेशर ड्रैग, फॉर्म ड्रैग मतलब है क्या, प्रेशर ड्रैग है आपका, ठीक है ना, जो हमने ये पढ़ा। दिस इज योर प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग, ठीक है।
अब प्रेशर ड्रैग के लिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, अब प्रेशर है क्या, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, राइट, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर फोर्स क्या होगी, फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया मतलब जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा फोर्स। बट जैसे ही स्ट्रीम ये आपकी यहाँ पे आई, जैसे ये स्ट्रीम, इसको एक्सपोज एरिया देखो, इसके लिए जो एक्सपोज एरिया है वो इतना सा ही है सिर्फ, दिस इज द एक्सपोज एरिया, ध्यान से देखना, जो एक्सपोज एरिया है वो ये है सिर्फ, जो ये ग्रीन कलर से या मैं रेड कलर से करता हूँ, एक्सपोज एरिया सिर्फ ये है, प्लेट का जो फ्रंट है, दिस इज द एक्सपोज एरिया ओनली, ठीक है ना, जो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है, वो सिर्फ इतना सा एक कंपोनेंट है। तो इसीलिए जो आपका बिकॉज एरिया इज लेस, ठीक है, एरिया इज लेस, इसके कारण क्या हो गया, आपकी जो ड्रैग फोर्स है, जो प्रेशर ड्रैग है या फॉर्म ड्रैग है वो कम हो गया, जो प्रेशर ड्रैग है या फॉर्म ड्रैग है वो कम हो गया, ठीक है ना। तो आपका जो ड्रैग जो एक्ट करेगा, दैट विल ओनली बी स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। जैसे मछलियां होती हैं, अपने फिश की शेप देखिए, कोई भी इन जनरल किसी भी फिश की शेप देख लो आप, चाहे मैं अगर आप मेरे को बोलोगे फिश की शेप ड्रॉ करो, या एक छोटे फर्स्ट क्लास के बच्चे को ड्रॉ बोलोगे, वो ऐसे ही बनाएगा, यही बनाएगा फिश की शेप हर कोई यही बनाता है, क्योंकि फिश की जो जनरल शेप है वो यही है, ठीक है। बेसिकली अब देखो, बेसिकली जो टिप का एरिया, उनका जो मुंह होता है ये, क्योंकि उन्होंने मूव करना होता है आपकी स्ट्रीम के अंदर, वाटर की स्ट्रीम के अंदर मूव करना होता है उन्होंने, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी शेप, फिशेस ने अपनी शेप कैसी बना ली है, एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी की तरह बना ली है, ताकि उनके ऊपर जो प्रेशर ड्रैग है, जो फॉर्म प्रेशर, मतलब जो ड्रैग का जो मेजर कंपोनेंट है वो प्रेशर ड्रैग ही होता है, जो प्रेशर फोर्स का जो आपकी ड्रैग का जो मेजर कंपोनेंट है, दैट इज प्रेशर ड्रैग या फॉर्म ड्रैग। तो मछलियों ने अपना प्रेशर शेप ऐसी बना ली कि प्रेशर ड्रैग उनके ऊपर मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। स्किन फ्रिक्शन ड्रैग को आप कम कर सकते हो, अगर आप बॉडी को स्मूथ कर दो, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, तो स्किन फ्रिक्शन को आप खुद भी कम कर सकते हो। मछली अगर पकड़ी हो तो बड़ी स्लिपरी होती है मछली, अगर पकड़ी हो हाथ से कभी, तो मछलियां बड़ी स्लिपरी होती हैं, उनके पास स्केल्स होते हैं और मछलियां बड़ी स्लिपरी होती हैं। स्लिप क्यों करती हैं, बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी शेप ऐसी बना ली और अपनी बॉडी को इतना स्मूथ कर लिए कि जो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग है वो मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। क्लियर है चीज। शिप्स बनती हैं, बोट्स बनती हैं, उनकी भी एक ही शेप होती है, शिप्स बनती हैं, बोट्स बनती हैं, उनकी भी एक ही शेप होती है, आगे नीचे से पतली हो जाती है, ऊपर से ब्रॉड और नीचे से पतली, जो पार्ट उनका वाटर के अंदर जाना होता है, जो आपका वाटर के अंदर, वो आपका नीचे से क्या होता है, पतला होता है, ठीक है ना। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं, आपका फॉर्म ड्रैग, प्रेशर ड्रैग को कम कर रहे हैं, और जो एक्सटीरियर सरफेस होती है उन्होंने उसको बहुत स्मूथ बनाया होता है, ताकि स्किन फ्रिक्शन ड्रैग भी कम हो जाए, ठीक है। क्लियर है ये चीज सबको, ये कंपोनेंट क्लियर है, ये पार्ट क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो आ गई आपकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी ब्लफ बॉडी की, नेक्स्ट इज योर ब्लफ बॉडीज, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज द स्ट्रीम ऑफ मूविंग वाटर, ठीक है, दिस इज स्ट्रीम ऑफ मूविंग बॉडी। ब्लफ बॉडीज वो बॉडीज होगी जो अपना मैक्सिमम एरिया एक्सपोज करती है मोशन को, वो होगी ब्लफ बॉडीज। पहले आपने फोन को लटाया हुआ था, अब आपने फोन को खड़ा करके रख दिया, अब आपने क्या किया, फोन को इस तरीके से खड़ा करके रख दिया, ठीक है। अभी हम क्या ले रहे हैं, सेक्शन ले रहे हैं, बट आपने क्या किया, फोन को खड़ा करके रख दिया। इसका मतलब अब जो फोन का जो मैक्सिमम एरिया होगा, दैट विल बी इंक्लाइंड टू दी, दैट विल बी exposed to the motion of water, तो that means अब इस केस में जो प्रेशर फोर्स है, let's suppose this is your pressure force, ठीक है। ये आ गया आपका, दिस इज योर, जो अपने फोन है आपको क्या रखा है, आपने खड़ा करके रख दिया, दिस इज योर बॉडी, एंड दिस इज योर प्रेशर फोर्स, P डॉट डी ए, ठीक है। अब ये कितना एंगल बना रही है, कितना डिग्री एंगल बना रही है, थीटा कितना है इस केस में, 0
थीटा इज 0 डिग्री। ध्यान से याद रखना, ये 90 मत बना लेना कि ये भाई ये इसका 90, ये 90 मत मानना। हम जब थीटा की बात करते हैं, थीटा इज द एंगल मेड बाय द प्रेशर फोर्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो दैट मींस इस केस में जो आपका थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। ध्यान से याद रखना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ये जो ये आपका ये जो ये एंगल है, ये जो ये थीटा, ये थीटा, अब आपका थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, मतलब ये प्रेशर फोर्स कहाँ आ गई है, यहाँ पे, ये आ गई है आपकी प्रेशर फोर्स, ये आ गई प्रेशर फोर्स, ठीक है। क्लियर है चीज, ठीक है। तो योर प्रेशर फोर्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस केस में हम ड्रैग फोर्स की अगर बात करें, एफ डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टोटल एरिया ऑफ पी डॉट डी ए cos 0 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन ओवर टोटल एरिया और टाउ डी ए साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0। तो दैट मीन्स हमारा जो हमारा ये कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट, ये कितना हो गया, ये बन हो गया आपका 0। तो दैट मीन्स योर ड्रैग फोर्स is equal to integration total area of PDA cos 0 degree, that is only pressure or form drag, only pressure or form drag, ठीक है। फॉर्म ड्रैग से बोलते, फॉर्म मतलब बॉडी की फॉर्म कैसी है, शेप कैसी है, ठीक है ना। तो अगर मैं बॉडी का टोटल आपका एरिया ज्यादा एक्सपोज, अगर पूरा एरिया एक्सपोज है, तो दैट मींस P इनटू एरिया, एरिया ज्यादा है तो आपकी प्रेशर फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो दैट मींस योर ड्रैग फोर्स ऑन ब्लॉक बॉडीज इज इक्वल टू योर प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग, ठीक है। क्लियर है फॉर bluff bodies, only pressure or form drag is acting, ठीक है। इसका हम एक और रीजन पढ़ेंगे लास्ट में, इस चैप्टर क्लास में पढ़ेंगे, आपका वेक फॉर्मेशन। उसमें भी हम पढ़ेंगे कि आपका फॉर्म ब्लफ बॉडीज के ऊपर फॉर्म ड्रैग क्यों एक्ट करती है, फॉर्म ड्रैग ज्यादा क्यों होती है, ठीक है ना। वो हम लास्ट में भी पढ़ेंगे आपका, जब हम वेक फॉर्मेशन पढ़ेंगे उसमें भी हम एक रीजन पढ़ेंगे कि आपका ब्लफ बॉडीज के ऊपर फॉर्म ड्रैग या प्रेशर ड्रैग ही क्यों एक्ट करता है, ठीक है। लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर drag on a sphere. Next is your drag on a sphere. Drag on a sphere. ठीक है। This concept was given by this concept of drag on a sphere. It was given by G.G. Stokes law पढ़ा सबने, सबने पढ़ा, ठीक है। This was given by G.G. Stokes, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, आपने वो तो ड्रैग फोर्स तो पढ़ा होगा, एक कोई बॉडी जब आपकी वाटर में किसी इसमें सेटल कर रही है, लेट्स सपोज देयर इज एन इनफिनाइट सिलेंडर ऑफ अ लिक्विड एंड सम बॉडी, कोई एक स्फीयर है, वो आपका पार्टिकल है, वो सेटल कर रहा है किसके अंदर, उस वाटर के अंदर एक सेटल कर रहा है। तो कुछ देर बाद एक सर्टेन वेलोसिटी अटेन कर लेता है। उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल वेलोसिटी सर, टर्मिनल वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या दिया था, रिलेशन दिया था आपका सेटलिंग वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, vs इज इक्वल टू g-1। ये सॉइल में पढ़ा होगा आपने, d स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, राइट, यही पढ़ा था, कुछ ऐसा ही होता है शायद, कुछ शायद मिस नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, g-1 d स्क्वायर अपॉन, या गामा d स्क्वायर होते हैं, d स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, ठीक है। दिस इज योर रिलेशन फॉर योर सेटलिंग वेलोसिटी जो जी स्टोक्स ने दिया था, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने क्या दिया कि जब एक एक सिलेंडर, एक स्फीयर, जब आपका एक स्फीयर एक वाटर में, किसी वाटर बॉडी में सेटल कर रहा है, राइट। क्लियर चीज, लेट्स सपोज
यही सेम चीज लेट सपोज सेम जो आपने ये टर्मिनल वेलोसिटी निकाली है, लेट सपोज ये आ गया आपका एक सिलेंडर, ये आ गया एक सिलेंडर, और ठीक है, जिसमें जिस filled with water, which is filled with water and a sphere is settling in this body, and a sphere is settling in this body with a certain terminal velocity, किसी terminal velocity के साथ ये जो sphere है ये आपका नीचे मूव कर रहा है इस वाटर में। तो इसके ऊपर वाटर की वजह से अब यहाँ पे केस देखो, वाटर इज स्टेशनरी बट द बॉडी इज मूविंग। ठीक है, ये केस समझो क्या है। अब आपका वाटर स्टेशनरी है लेकिन बॉडी क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। तो इसके मोशन के कारण, इस बॉडी के मोशन के कारण इसके ऊपर जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो ड्रैग फोर्स लगेगी Fd, ये ड्रैग फोर्स लगेगी Fd, दैट इज इक्वल टू Fd इज इक्वल टू 3 pi mu v into d. This drag force on the sphere is equal to Fd 3 pi mu vd, 3 pi mu into vd, ठीक है। पर ध्यान रखना this relation is only valid for, या फिर in general जो आपका स्टोक्स लॉ है, ठीक है, इन जनरल जो आपका स्टोक्स लॉ है, it is only valid for Reynolds number less than equal to 0.2, Reynolds number less than equal to 0.2, ठीक है, ध्यान रखना। This relation is only valid for Reynolds number less than equal to 0.2, ठीक है। कुछ बुक्स में ये 0.5 भी लिया हुआ है, कुछ बुक्स में 0.5 भी लिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कुछ में 0.2 लिया, कुछ में 0.5 लिया, पर मैंने 0.2 ही पढ़ा है, पर कुछ बुक्स में 0.5 भी गिवन है, ठीक है। तो वो कंफ्यूज नहीं होना। 0 पॉइंट मतलब रेनॉल्ड्स नंबर जब आपका बहुत छोटा होता है, जब रेनॉल्ड्स नंबर बहुत कम होता है, तभी आपका ये जो स्टोक्स लॉ है, उसी केस में आपका जो स्टोक्स लॉ होगा, इट विल बी वैलिड, ठीक है। वेयर अब यहाँ पे म्यू तो आपको इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। म्यू तो आपको पता है किसके, व्हाट इज म्यू, Dynamic viscosity. डायनामिक विस्कोसिटी, v आ गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी, एंड d आ गया, d इज diameter of the sphere, dia of sphere, d is the dia of sphere, ठीक है। तो ये आ गया, दिस इज द ड्रैग फोर्स ऑन अ स्फीयर, अब ड्रैग फोर्स है तो इसका मतलब इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। अब ड्रैग फोर्स है तो इसका मतलब इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, प्रेशर ड्रैग प्लस स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, ठीक है। तो थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट स्टोक्स कैलकुलेटेड दैट जो आपका टोटल ड्रैग फोर्स है, उसका जो स्किन फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट है, जो स्किन फ्रिक्शन है, दैट आउट ऑफ टोटल ड्रैग जो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग है, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूं, FD स्किन फ्रिक्शन इज इक्वल टू टोटल ड्रैग, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग इज इक्वल टू 2/3 ऑफ योर टोटल ड्रैग, तो इसका मतलब स्किन फ्रिक्शन ड्रैग क्या होगी, 2/3 into 3 pi mu VD
ये 3 कैंसल, ये कितना हो गया 2 पाई म्यू वी डी। So that means your skin friction drag, ठीक है। ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ स्फेयर की बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्फेयर के लिए, बाकी किसी बॉडी के लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर अ स्फेयर, ठीक है। इट इज इक्वल टू 2 पाई म्यू वी डी, ठीक है। तो इसको किसी और शेप पे अप्लाई मत कर देना। दिस इज ओनली फॉर योर स्किन फ्रिक्शन, दिस इज ओनली फॉर अ स्फेयर, ठीक है। तो स्किन फ्रिक्शन आ गया आपका 2/3। उसके बाद क्या बचा, फॉर्म ड्रैग या प्रेशर ड्रैग, ठीक है। 1/3 बचा क्या, 1/3 प्रेशर और फॉर्म ड्रैग एफ डी, इसको लो पी, एफ डी पी प्रेशर ड्रैग इज इक्वल टू 1/3 ऑफ योर टोटल ड्रैग। तो 1/3 इंटू 3 पाई म्यू वी डी, 3 गया, इट इज ओनली इक्वल टू पाई म्यू वी डी। That means your pressure drag is equal to pi mu v d, pi mu v d, pi mu v d, ठीक है। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। तो फॉर आपके जो जो आपका टोटल ड्रैग है दैट इज इक्वल टू 3 पाई म्यू वी डी, 3 पाई म्यू वी डी, which can be divided into two components, skin friction drag and pressure drag. Through his experiments, Stokes realized that skin friction drag is 2/3 of the total drag and pressure drag कितना बचा, 2/3 से बाकी जो बचा 1/3। तो pressure drag is 1/3 of the total drag, 1/3 of the total drag, ठीक है। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज। तो हमने क्या देखा, जो आपका ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला फॉर अ स्फीयर, ठीक है, फॉर स्फीयर जो आपका ड्रैग फोर्स है एफ डी है, दैट इज इक्वल टू 3 पाई म्यू वी डी, इसी के बराबर है। दिस इज योर ड्रैग। और किसी भी, अगर हमें किसी भी जनरल शेप की बात करूं, फॉर एनी जनरल शेप, आपका ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एफ डी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने ऊपर, हाँ सी, क्या बोलो क्या ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू नहीं, ये तो अभी पहले पढ़ा था, पहले हमने जो पढ़ा था आपका प्रेशर ड्रैग बरस स्किन फ्रिक्शन, प्रेशर ड्रैग टू स्किन फ्रिक्शन, हाँ वो भी ठीक है। उससे पहले जो हमने बाउंड्री लेयर थ्योरी में पढ़ा था आपका, ड्रैग फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग के साथ v अपॉन, नहीं दिखाता हूँ, अभी याद आ जाएगा आपको। जो हमने कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग के साथ फॉर्मूला पढ़ा था हमने, रेनॉल्ड नंबर वाला, ये फॉर्मूला है सामने आपके स्क्रीन दिख रही है, यस ये फॉर्मूला ड्रैग फोर्स इक्वल टू सी डी 1/2 रो यू स्क्वायर ए, ये था, ठीक है। एक मिनट यार होल्ड करना, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, तो ये हमने क्या फॉर्मूला देखा था आपका ड्रैग फोर्स का, एफ डी इज इक्वल टू सी डी 1/2 रो यू स्क्वायर ए, राइट। दिस इज फॉर एनी जनरल शेप, ठीक है। तो इसका मतलब ड्रैग फोर्स किसके बराबर आ गया आपका, सी डी इंटू 1/2 रो वी स्क्वायर ए, या रो वी स्क्वायर ए। क्लियर है चीज सबको, ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। एक फॉर्मूला आ गया हमारा स्फेयर के लिए, और दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारा किसी भी जनरल शेप के लिए, दूसरा फॉर्मूला आ गया हमारा किसी भी जनरल शेप के लिए। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, है तो ड्रैग फोर्स ही है ना, एनी जनरल शेप मतलब योर स्फेयर इज आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। जब मैं एनी जनरल शेप की बात कर रहा हूं तो उसके मतलब उसमें स्फेयर भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, दैट मींस अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, एफ डी is equal to CD into 1/2 rho A V square is equal to 3 pi
म्यू वी डी, 3 पाई म्यू वी डी, ठीक है, ठीक है। दिस implies सी डी इंटू 1/2 रो ए की जगह पाई बाय 4, क्योंकि स्फेयर की बात करो तो एरिया क्या आ जाएगा, स्फेयर का आएगा, तो a इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई म्यू वी डी, ठीक है। अब ये पाई कैंसल आउट, ये एक v और ये v स्क्वायर का v कैंसिल हो जाएगा, ये d और ये स्क्वायर का d कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स मेरा सी डी किसके बराबर आ गया, 2 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन, नीचे क्या बचा और ऊपर क्या बचा, एक म्यू बचा है ऊपर, और ये क्या आ गया, रो डी और वी, तो रो वी डी, रो वी डी, तो 2 इंटू 4 8, 8 3 जा 24, 24 अपॉन म्यू अपॉन रो वी डी, और 24 अपॉन रो वी डी, म्यू को उठा के इसके नीचे ले आऊं अपॉन रेनॉल्ड म्यू, नंबर। ये बन गया रेनॉल्ड नंबर, ये बन गया रेनॉल्ड नंबर। तो दैट मींस योर ड्रैग फोर्स या कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग ऑन अ स्फीयर इज इक्वल टू 24 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर, 24 upon Reynolds number, provided your Reynolds number is less than 0.2, provided your Stokes law is valid, provided your Stokes law is valid. Coefficient of drag is equal to 24 upon RED for Reynolds number less than equal to 0.2, for Reynolds number less than equal to 0.2. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, that coefficient of drag on a sphere is equal to 24 upon Reynolds number if Reynolds number is less than 0.2, if Reynolds number is less than 0.2, ठीक है। आगे इसकी और वैल्यूज देखते हैं, जब रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो फिर आपको कोफिशिएंट ड्रैग कितना हो जाता है वो भी देखते हैं आगे, और उससे पहले एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो एक पहले, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। An automobile with projected area, 2.6 meter square, an automobile with projected area 2.6 meter square is running on a road with the speed of 120 kilometer per hour, full stop. The mass density and kinematic viscosity of air, are, क्योंकि इस केस में जब आपकी गाड़ी मूव कर रही है उस केस में जो आपका फ्लूइड है वो तो एयर ही होगा ना, ठीक है ना, मतलब एयर इज स्टेशनरी, बॉडी इज मूविंग, ठीक है। तो मास डेंसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर आर 1.2 kg per meter cube, डेंसिटी ऑफ एयर आ गई 1.2 kg per meter cube, and 1.5 into 10 raised to power minus 5, 1.5 into 10 raised to power minus 5 meter square per second respectively. Kinematic viscosity air की आ गई 1.5 into 10 raised to power minus 5 meter square per second respectively. Full stop. The drag coefficient is 0.30. The drag coefficient is 0.30. Full stop. What is the drag force? Acting on the automobile? What is the drag force acting on the automobile? ठीक है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 620 न्यूटन, 620 न्यूटन।
ऑप्शन ए 620 न्यूटन, ऑप्शन बी 600 न्यूटन, ऑप्शन बी 600 न्यूटन, ऑप्शन सी 580 न्यूटन 580 न्यूटन, या ऑप्शन डी 520 न्यूटन 620 600 580 या 520 520 न्यूटन। ठीक है, करो जरा। एरिया दे रखा है आपको, वेलोसिटी दे रखी है। वेलोसिटी को ध्यान रखना, वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो उसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, वो फॉर्मूले में ये कर लेना। ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी दे रखा है आपको, तो सिंपल सा फंडा, ड्रैग फोर्स एफ डी इज इक्वल टू सी डी 1/2 रो ए वी स्क्वायर, बस यही रिलेशन लगाना है आपने, तो यहीं से आपका ड्रैग फोर्स आ जाएगा। 520 sir. 520 D बिल्कुल option. सही, डी ऑप्शन 520। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें सिंपल ड्रैग फोर्स, क्योंकि ऑटोमोबाइल है तो इट कैन बी एनी जनरल स्फीयर तो होगा नहीं, इट इज एनी शेप, एनी जनरल शेप। ठीक है ना। तो एफ डी इज इक्वल टू सी डी इंटू 1/2 रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कोई काम नहीं था, ध्यान रखना। काइनेमेटिक विस्कोसिटी सिर्फ ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, वो सिर्फ कंफ्यूज करने को दे रखा है। ठीक है ना। तो बाकी सब चीजें तो आपको गिवन है। कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग कितना आ गया, 0.3 इंटू 1/2। डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.2 kg पर मीटर क्यूब, 1.2 kg पर मीटर क्यूब। एरिया आ गया आपका 2.6 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया 2.6 स्क्वायर। और वेलोसिटी कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर, तो 120 का स्क्वायर, और दोनों को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। 1000 बाय 3600 कर लो, या फिर आपका क्या आता है 5/18 18 का स्क्वायर कर लेंगे। मल्टीप्लाई 5/18 इंटू 5/18, बस इसी को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। 18 को आप 20 ले लो अप्रोक्सीमेशन करने के लिए, 5/18 तो 5/20, दोनों को 5/20 ले लो। 1/20 1/20 कैंसिल हो जाएगा, 2 से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा कैलकुलेशन, तो आंसर आपका लास्ट में आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 520 न्यूटन, 520 न्यूटन। ठीक है। by 2 divided by 2.
ठीक है, होगी सबका, हो गया। ठीक है, ये कैलकुलेशन करनी सिंपल, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a sphere of certain dia, a sphere of certain diameter, a sphere of certain diameter when moved submerged underwater, a sphere of certain dia when moved submerged under when moved submerged underwater experiences a drag force of 4 Newton, at a velocity of 1.5 meter per second. ठीक है, at a velocity of 1.5 meter per second, at a velocity of 1.5 meter per second, full stop. If another sphere of twice the diameter of the sphere, if another sphere of twice the dia of the sphere referred before, if another sphere of twice the diameter of the sphere referred before is moved with the same velocity, in water, comma, the drag force experienced by this sphere, will be option A 8 Newton, option B 16 Newton, option C 24 Newton, या option D 32 Newton. सर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 8 न्यूटन, ऑप्शन आ सर गया 8 आपका न्यूटन ही 8, आएगा। हाँ 8 न्यूटन आएगा, बिल्कुल सही, 8 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, ड्रैग फोर्स किसके बराबर है? ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 3 पाई म्यू वी डी। ठीक है, म्यू वी डी, राइट। तो वो क्या बोलता है, देखो वो बोलता है कि एक स्फेयर है जिसका डाया आपका गिवन है, हाँ उस जिसका ड्रैग ऑफ डाया डी, इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी गिवन है? वेलोसिटी गिवन है हमें 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकंड। तो इट इज मूविंग इन वाटर, उस पे जो ड्रैग फोर्स लग रही है एफ डी इज इक्वल टू 4 न्यूटन। कहता है अगर एक स्फेयर जिसका डाया इससे ट्वाइस है, अगर ये D1 है तो D2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स योर D1, D2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स योर D1। कहता है एक और स्फेयर है जिसका डाया ट्वाइस है पिछले डायमीटर है, उसको भी हम सेम वेलोसिटी से वाटर में मूव कर रहे हैं। तो दैट मींस वाटर मूव कर रहे हैं, दैट मींस डायनामिक विस्कोसिटी दोनों में सेम रहेगी, क्योंकि दोनों में जो आपका फ्लूइड है वो वाटर है। तो दैट मींस 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट और वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तो दैट मींस ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर।
ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। तो मतलब अगर मैं डायमीटर को ट्वाइस करूंगा, अगर मैं डायमीटर को ट्वाइस करूंगा तो ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाएगी आपकी, ड्रैग फोर्स भी ट्वाइस हो जाएगी। अगर डाया को ट्वाइस करूंगा ड्रैग को ट्वाइस होगी, तो ड्रैग फोर्स कितनी है 4 न्यूटन, तो ट्वाइस करके कितनी हो जाएगी आपकी 8 न्यूटन, तो ड्रैग फोर्स हो जाएगी आपकी 8 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर, क्योंकि बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है आपकी, वो क्या बोलते हैं, इट इज मूव्ड विद द सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी सेम है, वाटर है, दोनों केस में जो फ्लूइड है इट इज वाटर, तो डायनामिक विस्कोसिटी भी सेम है, 3 और पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, तो डायमीटर को अगर हमने डबल कर दिया तो ड्रैग फोर्स भी डबल हो जाएगी, ड्रैग फोर्स पहले 4 न्यूटन थी तो अब कितनी हो जाएगी 8 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग on sphere with Reynolds number, ठीक है, तो अगर वेरिएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग विद रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, चलो सबसे पहले आपका हमने देखा फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 0.2, फॉर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 0.2 आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग था इट वाज इक्वल टू किसके बराबर 24 अपॉन 4 upon RE. Reynolds number, 24 upon Reynolds number. For Reynolds number less than 0.2, your coefficient of drag was 24 upon Reynolds number. Second आता है, second is for Reynolds number, greater than 0.2 but less than equal to 5, इस केस में जो आपका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, इस केस में जो आपका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है CD इज इक्वल टू 24 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर इनटू 1 प्लस 3 अपॉन 16 रेनॉल्ड्स नंबर, 1 प्लस 3 अपॉन 16 रेनॉल्ड्स नंबर, इसे हम बोलते हैं दिस इज योर ओसीन फॉर्मूला, दिस इज योर ओसीन फॉर्मूला। ठीक है, थर्ड आता है फॉर रेनॉल्ड्स नंबर greater than 5 but less than equal to 1000, for Reynolds number greater than 5 but less than equal to 1000, इस केस में जो आपको कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है CD is equal to 0.4, CD is equal to 0.4। ठीक है, फोर्थ आता है फॉर रेनॉल्ड्स नंबर greater than 1000 but less than equal to 10⁵, मतलब 1 लाख, आपका जो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है CD is equal to 0.5, CD equal to 0.5, and last one for Reynolds number greater than 10⁵, for Reynolds number greater than 1 lakh, your coefficient of drag CD is equal to 0.2, CD is equal to 0.2। ठीक है, ध्यान रखना, ये आ गया आपका कोफिशिएंट ड्रैग। डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछ लेते हैं, आपको रेनॉल्ड नंबर दिया होगा और CD की वैल्यू पूछ लेंगे, या फिर स्फीयर का कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं जिसमें इसकी एप्लीकेशन हो, आपको रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू ज्यादा दी गई हो, ठीक है, उसमें इसकी एप्लीकेशन ऐसे भी पूछ सकते हैं और ये डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूज याद रख लेना। ठीक है, क्लियर, ये आ गया आपका अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, आपके रेनॉल्ड नंबर की वेरिएशन के साथ आपका कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, next is lift on
on submerged cylinder, left on submerged cylinder, ठीक है। लेट्स सपोज आपकी आपकी दिस इज अ मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये आपकी स्ट्रीम ऑफ वाटर आ रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, इस स्ट्रीम के अंदर एक सिलेंडर लिटा दिया, ठीक है। ध्यान रखना, अभी सेक्शन दिखा रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। ये है आपका, दिस इज अ सिलेंडर, ये सिलेंडर है, ठीक है। इसकी लंबा स्क्रीन के अंदर है बेसिकली ये, ठीक है ना। ये सिलेंडर हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे लटा के, जो इसकी ये लेंथ वाला कंपोनेंट है, जो इसका ये लेंथ वाला पार्ट है, ये आपका स्क्रीन के अंदर है, ठीक है। दिस इज एल, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये एक सिलेंडर है, इसको मैंने एक मूविंग स्ट्रीम के अंदर लटा दिया, ठीक है। तो अब जब ये स्ट्रीम ऑफ वाटर आएगी, वो कैसे आएगी, ये वाटर स्ट्रीम आई, ये कुछ ऐसे करके इसके ऊपर से पास करेंगे, राइट। ये स्ट्रीम होगी, ये आएगी ऐसे करके, राइट। ऐसे ही होगा, ठीक है। ये आ गई आपकी स्ट्रीम्स, जो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब वो कहता है कि लेट्स सपोज आपने एक सिलेंडर लिया, उसको आपने एक मूविंग स्ट्रीम के अंदर आपने उसको क्या कर दिया, लटा दिया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस सिलेंडर को रोटेट करना स्टार्ट किया, इस सिलेंडर को घुमाना स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेट्स सपोज पहले मैं घुमाता हूं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैंने इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। लेट्स सपोज दिस सिलेंडर इज बीइंग रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर आपकी स्ट्रीम में विच इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप एक सिलेंडर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हो, तो अब बताओ इसके अंदर लिफ्ट कौन सी डायरेक्शन में जनरेट होगी, जो लिफ्ट है इसके ऊपर जो लिफ्ट फोर्स जनरेट होगी कौन सी डायरेक्शन में, क्या ये सिलेंडर ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्या ये सिलेंडर वर्टिकली अपवर्ड मूव करेगा या वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा, अब वो बताना है हमने, ठीक है। बताओ जरा क्या होगा, अपवर्ड की तरफ सर। अपवर्ड मूव करेगा, जी सर। अब क्यों मूव करेगा अपवर्ड, क्योंकि सर डायरेक्शन मतलब जो रोटेट करने की है वो क्लॉकवाइज है, तो ऊपर ही जाएगा सर। नहीं वो तो ठीक है, ऊपर ही जाएगा, पर ऊपर क्यों जाएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही बोला कि ऊपर जाएगा, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। पर ऊपर क्यों जाएगा, बोला बिल्कुल सही है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट, इसके कारण जो ये मूवमेंट के कारण आपको सिलेंडर वर्टिकली ऊपर नीचे मूव करता है, इसे हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। बट आपने बोला बिल्कुल सही है कि ऊपर मूव करेगा, पर ऊपर क्यों मूव करेगा, नीचे क्यों नहीं मूव कर रहा, तो वाटर नीचे ज्यादा जाएगा तो वो इसलिए ज्यादा ऊपर वाटर आएगा। थोड़ा और सोचो, नहीं बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में, एनर्जी इक्वेशन के बारे में सोचो जरा थोड़ा सा, वहां से कुछ कंसेप्ट लगाओ। देखो जब ये ध्यान से सुनना, जब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये है मेरा डायरेक्शन, जो सिलेंडर है ये ऐसे मूव करेगा, मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन ये
ऐसे है। अब ध्यान से देखो, मेरे ध्यान से एक चीज देखना, ये जो ये ऊपर वाला एरो है, जिस मैं इसको रेड से डोनेट करता हूँ, रेड से बनाता हूँ, ये एरो, रेड वाले एरोज आपके बता रहे हैं मोशन ऑफ सिलेंडर, मोशन ऑफ सिलेंडर। ठीक है। अब एक चीज का ध्यान देखो, जब मैं टॉप एंड पे आ जाओ, इधर आपका देखो जो स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन है, स्ट्रीमलाइन का डायरेक्शन है, जो स्ट्रीमलाइन के एरो हैं वो भी इस तरफ है, एक्स डायरेक्शन की तरफ, ये देखो ये वाला, और जो सिलेंडर का एरो वो भी इसी तरफ है, वो भी इसी तरफ है। इसका मतलब जो सिलेंडर है वो इसके ऊपर वाली जो स्ट्रीम है, सिलेंडर के जो ऊपर वाली स्ट्रीम्स है उनको क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, उनकी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखना, जब आप सिलेंडर रोटेट कर रहे हो, जब ऊपर वाले एरोज हैं वो स्ट्रीम लाइन को क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। नीचे आ जाओ, नीचे वाली साइड आ जाओ, यहाँ पे देखो सिलेंडर का जो एरो है वो इस तरफ है, और जो स्ट्रीम लाइन का एरो है ये ब्लैक वाला, वो इस तरफ है, वो इस तरफ है। इसका मतलब जो आपका सिलेंडर है, ये ऊपर वाले जो इसके स्ट्रीम लाइंस है उनको क्या कर रहा है, असिस्ट कर रहा है, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जब वो नीचे वाली जो स्ट्रीम्स है उनको क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उनकी वेलोसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ये खुद घूम रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ये खुद जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, लेकिन जो आपकी स्ट्रीम लाइंस है वो लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जो ये नीचे वाला जो एरोज है, अगर आप इसको देखो, ये एरो ये है इस तरफ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इस तरफ जा रहा है, लेकिन जो ये स्ट्रीम लाइन है ये इस तरफ जा रही है। मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मोशन को क्या कर रहा है, सेंटर कर रहा है ऑब्स्ट्रक्ट, और ऊपर की तरफ जो ऊपर इसकी जो स्ट्रीम लाइन है उनके मोशन का असिस्ट कर रहा है। मतलब ऊपर की वेलोसिटी बढ़ा रहा है और नीचे की वेलोसिटी कम कर रहा है। ऊपर की वेलोसिटी बढ़ा रहा है, जो ऊपर वाली स्ट्रीम्स है उनकी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, लेकिन नीचे वाली जो स्ट्रीम्स है इसके जो नीचे से पास कर रही है उनकी वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो इसका मतलब जो नीचे अगर वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और आपको पता है मोशन हमेशा कहां से कहां होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो आपकी जो प्रेशर फोर्स, जो आपकी लिफ्ट लगेगी, वो कहां लगेगी, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। आपका जो सिलेंडर है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। ये समझ आया सबको, ये समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान रखना, लेट सपोज इसी को मैं उल्टा घुमाता हूं अब। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इसी सिलेंडर को मैं घुमाता हूं अगर एंटी क्लॉकवाइज, इसी को घुमाता हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज। अब जो मेरे एरोज होंगे ये अब उल्टे हो जाएंगे, ये इधर, ये इधर। वो जो नीचे वाला एरो होगा वो आ गया इस तरफ, जो नीचे वाला एरो है इस तरफ, ऊपर वाला एरो इस तरफ। अब मेरा सिलेंडर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सर नीचे वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे को चला जाएगा हाँ सर। बिल्कुल नीचे क्या होगा, नीचे वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि अब जो आपका जो सिलेंडर है इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो नीचे वाली स्ट्रीम्स को क्या कर रहा है, उनकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, और जो स्ट्रीम लाइंस इसके ऊपर है, जो ऊपर है सिलेंडर के, उनको क्या कर रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है, उनकी वेलोसिटी कम कर रहा है। तो इसका मतलब ऊपर प्रेशर ज्यादा, नीचे प्रेशर कम। तो आपका जो सिलेंडर है वो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा। तो इस केस में जो आपका सिलेंडर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इस केस में जो आपका सिलेंडर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, क्लियर है चीज, ये कंसेप्ट क्लियर आया, क्लियर हुआ सबको कि ये ऊपर क्यों मूव कर रहा है, नीचे क्यों मूव कर रहा है? क्या इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, पर इसको इस तरीके से याद मत रखना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम पे भी डिपेंड कर रहा है। वहीं अगर जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर मेरी स्ट्रीम्स इस तरफ से आ रही हैं, अगर मेरी स्ट्रीम्स इस तरफ से आ रही हैं, तो अब क्या होगा, अब मेरी ये स्ट्रीम भी इस तरफ हो गई, ये जो एरो है ये भी इस तरफ हो जाएंगे, सारा केस उल्टा हो गया। अब एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, आपने स्ट्रीम की डायरेक्शन को देखना है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रीम, इफ योर स्ट्रीम्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट,
ठीक है, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मतलब जो ये ब्लैक एरोस है इस तरफ मूव कर रहे हैं, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, फॉर a stream moving from left to right, from left to right, from left to right, comma, a submerged cylinder if rotated in clockwise direction, comma, will lift कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? अगर मैं स्ट्रीम आपकी लेफ्ट टू राइट जा रही है, लिफ्ट इन Upward. अपवर्ड डायरेक्शन, will lift in upward direction, full stop, will lift in upward direction. This effect is known as Magnus effect. This effect is known as Magnus effect. ठीक है, इसे हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। जब एक मूविंग स्ट्रीम में हम किसी सिलेंडर को रोटेट करें, तो वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिफ्ट हो जाता है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं मैग्नस इफेक्ट। ठीक है, और इस लिफ्ट फोर्स को निकालने के लिए जो रिलेशन है, दिस लिफ्ट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय रिलेशन। ठीक है, लिफ्ट फोर्स experienced by this cylinder is given by the expression known as Kutta-Zewski equation। ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है बट देख लेना। ठीक है, तो लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू रो वी एल इंटू सिलेंडर, लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू रो वी एल इंटू सर्कुलेशन। ठीक है, रो समझ के, डेंसिटी वी आ गया, वेलोसिटी एल आ गया आपका लेंथ ऑफ द सिलेंडर, एंड टाउ ये जो आपका अपर केस गामा, दिस इज योर सर्कुलेशन। ये हमने उसमें पढ़ा था आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, दिस इज योर सर्कुलेशन। ठीक है, क्लियर चीज। ठीक है, इस लिफ्ट फोर्स को निकालने का जो एक्सप्रेशन है, जो ये मैग्नस इफेक्ट के कारण जो ये लिफ्ट फोर्स आ रही है, इसको निकालने की इक्वेशन ये कुत्ता-ज़ुओस्की इक्वेशन है। ठीक है, दैट इज FL इज इक्वल टू रो वी एल इनटू सर्कुलेशन। ठीक है, क्लियर? मैग्नस इफेक्ट समझ आया सबको? ठीक है, एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका कंसेप्ट समझ आना चाहिए मैग्नस इफेक्ट का। कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है, अभी पूछ लो मैग्नस इफेक्ट के। नो सर। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक दैट इज सेपरेशन ऑफ फ्लो या वेक फॉर्मेशन। ठीक है, इसका जो लास्ट टॉपिक है दैट इज योर वेक फॉर्मेशन। या फिर सेपरेशन ऑफ फ्लो।
वेक फॉर्मेशन या फिर सेपरेशन ऑफ फ्लो। ठीक है, अब वेक वेक होता क्या, व्हाट इज वेक, व्हाट इज वेक? ठीक है, बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, जब आपका किसी स्ट्रीम के मोशन में, जब किसी स्ट्रीम मूविंग स्ट्रीम में हम कोई ऑब्स्ट्रक्शन डालते हैं, आपकी कोई बॉडी डालते हैं, ठीक है ना, वाटर क्या होता है उसके ऊपर से मूव करता है, वाटर क्या होता है स्ट्रीम के ऊपर से उस बॉडी के ऊपर से मूव करता है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो बॉडी के ऊपर से मूव करता है तो एक पॉइंट पे आके वो उस बॉडी से क्या होता है, वाटर आपका सेपरेट हो जाता है, उस बॉडी से क्या होता है, वाटर आपका सेपरेट हो जाता है। तो जहां पे वो सेपरेट होता है, जहां पे वो सेपरेट होता है वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या बनता है आपका वेक फॉर्मेशन होती है, वहां पे क्या बनता है, वेक बनता है, टर्बुलेंस क्रिएट होती है। ठीक है, इस रीजन को हम बोलते हैं वेक फॉर्मेशन, इसमें हम बोलते हैं वेक रीजन, या फिर वहां मतलब बेसिकली फ्लो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, अब जो आपका ड्रैग फोर्स है, हमने पहले पढ़ा था आपका जो आपका प्रेशर ड्रैग है, प्रेशर ड्रैग है, ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका वेक बना है। ठीक है ना, जो आपका प्रेशर ड्रैग का जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर ड्रैग इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द वेक व्हिच इज फॉर्म्ड। ठीक है ना, तो द प्रेशर और फॉर्म ड्रैग depends upon the size of wake, which in turn depends on the shape and orientation of the बॉडी, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, मतलब जैसी आपकी बॉडी की शेप है, जिस तरीके से आपने उसको ओरिएंट किया है, उस हिसाब से डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा आपका वेक कहाँ बन रहा है और कितना बड़ा बन रहा है, वेक कहाँ बन रहा है और कितना बड़ा बन रहा है। जैसे हम स्ट्रीमलाइन बॉडी की बात करें, फॉर स्ट्रीमलाइंड बॉडीज, ठीक है, लेट्स सपोज आपकी एक स्ट्रीम, ये आपका दिस इज अ मूविंग स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी रख दी, ऐसे एक मछली की तरह एक हमने क्या किया, स्ट्रीमलाइन बॉडी रख दी। ठीक है, अब जब इसके ऊपर से आपकी स्ट्रीम मूव करेगी, वो कैसे आएगी, ये इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी। ठीक है ना, ये जहां पे ये रीजन है, ये जो रीजन जहां से ये सेपरेट हो गया आपका, कहां से, बॉडी से, ये यहाँ पे क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट होती है। ठीक है, ये आपकी टर्बुलेंस क्रिएट होगी यहाँ पे, दिस रीजन इज कॉल्ड वेक रीजन, दिस रीजन इज कॉल्ड वेक रीजन। ठीक है, दिस इज द साइज ऑफ वेक, दिस इज द साइज ऑफ वेक। ठीक है, ये चीज ये आ गई फॉर स्ट्रीमलाइन बॉडीज। मतलब स्ट्रीमलाइन बॉडी में जो आपका फ्लो सेपरेट हुआ वो कहाँ पे हुआ, उसके डाउनस्ट्रीम एंड पे जाके, जहां पे उसका डाउनस्ट्रीम एंड है, स्टार्टिंग से नहीं हुआ, जो इसका डाउनस्ट्रीम एंड है वहां पे जाके आपका क्या हो गया, जो आपका फ्लो हुआ वो सेपरेट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लफ बॉडी की। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज अ मूविंग स्ट्रीम ऑफ अ मूविंग स्ट्रीम। ठीक है, ये किए, यहाँ पे रख दिए ब्लफ बॉडी, यहाँ पर रख दिए ब्लफ बॉडी। अब इसमें क्या होगा, अब इस बॉडी में क्या होगा, जो आपकी स्ट्रीम आ रही होगी यहाँ से, ये स्ट्रीम आएगी, वो इधर टच करेगी और ये निकल जाएगी, ये स्ट्रीम आएगी, इधर टच करेगी, ये निकल जाएगी। इस केस में अब देखो आपका जो वेक बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है, दिस इज द वेक विच इज फॉर्म्ड
दिस इज द वेक रीजन। ठीक है, अब एक चीज देखो, आपका वेक किस में ज्यादा बड़ा बड़ा, ब्लफ बॉडी में स्ट्रीमलाइन बॉडी में? वेक रीजन किस में ज्यादा बड़ा बना है? वे ब्लफ बॉडी में, ब्लफ बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि द प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द वेक, मतलब जितना बड़ा वेक साइज का उतना ज्यादा क्या आ गया, फॉर्म ड्रैग या प्रेशर ड्रैग, फॉर्म ड्रैग या प्रेशर ड्रैग। तो इसका मतलब ब्लफ बॉडी पे आपका फॉर्म ड्रैग ज्यादा लगेगा, प्रेशर ड्रैग आपका ब्लफ बॉडीज पे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे वेक ज्यादा बड़ा बना है। ठीक है ना, तो दैट मीन्स जो आपका ब्लफ बॉडी है, जो आपकी ब्लफ बॉडी है, उस पे जो ड्रैग फोर्स लग रही है दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर ड्रैग या फॉर्म ड्रैग, क्योंकि यहाँ पे वेक ज्यादा बना। और यही तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, यही चीज हमने ऊपर पढ़ी थी कि ब्लफ बॉडी में और ब्लफ बॉडीज ओनली प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग, यही तो हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, यही हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर चीज कि आपकी जो ब्लफ बॉडी है उसके ऊपर हमने एंगल के हिसाब से भी देख लिया, एंगल के हिसाब से भी देख लिया, जब उसको हम परपेंडिकुलर रखें तो उस हिसाब से भी देख लिया, और हमने वेक के हिसाब से भी देख लिया कि जब वेक, जितना बड़ा वेक बनेगा उतना ज्यादा क्या बनेगी आपकी, उतनी ज्यादा क्या बनेगी आपकी फॉर्म ड्रैग, उतना ज्यादा क्या होगा प्रेशर ड्रैग। ठीक है, तो दैट मीन्स for a well streamlined body, for a well streamlined body, comma, the separation of flow occurs only at downstream end, as such wake in this case is very small, ठीक है, इज वेरी स्मॉल। तो इसका मतलब उनके ऊपर जो प्रेशर ड्रैग लगेगा वो भी छोटा होगा, और जो ब्लफ बॉडीज में उसमें आपका वेक ज्यादा बन रहा है, दिस इज वेक रीजन फॉर ब्लफ बॉडीज, the size of wake is very large, hence pressure / form drag on bluff bodies is also very large। क्लियर सबको यहाँ तक? ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये आ गया आपका ड्रैग एंड लिफ्ट, ये आ गया ड्रैग एंड लिफ्ट। ठीक है, इसके बाद 2 चैप्टर बचे हैं आपके, एक आ गया आपका माउथ पीस एंड ऑरिफिस, और दूसरा है आपका फ्लो ओवर नॉचेस एंड वियर्स, ठीक है, तो वो शाम को कंटिन्यू करते हैं।